जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 48वां दिन है। 48वां दिन हम बायो वाले सेक्शन के सारे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो गया है, लगभग हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, हमारा ऐसी बायो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आप देखते जाएंगे, सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे। और होगा क्या, आप लोग अभी सुस्त हो गए हो। हमारा तो अभी फिजिकल है, फिजिकल के बाद हमारा रिटर्न होगा। चलो आराम से तैयारी करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत होशियार हैं। लास्ट में हम निकाल लेंगे 2 महीने पढ़ के। भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप वर्दी का जो सपना देख रहे हो ना, जिंदगी में एक ही बार मिलेगा ये वर्दी। ये सपना जो है, ये जो मौका है, ये मौका एक ही बार मिलने वाला है। सच बता रहा हूँ आपके। अगर आज आप 22 साल के होगे तो अगली बार पता है आप 27 साल के हो जाओगे। और भर्ती भर्ती देख रहे हो, रेगुलर भर्ती घट ही रही है। जो भी चीज़ें पहले ज़्यादा आ रही थी, अब धीरे 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 सरकारी भर्तियाँ जो है वो कम हो रही हैं। अगली बार हो सकता है कि आपको 2000 भर्ती देखने को मिले। अगर 2000 भर्ती देखने को मिलेगी, आपको पता है कि कंपटीशन, सीधी सी बात है, आप 27 साल के 30 साल के हो जाओगे। 30 साल के आसपास आपका एज रहेगा और आप फिजिकली कहीं ना कहीं वीक हो जाओगे। तो जो चीज़ें आज आपके साथ है वो कल आपके साथ नहीं होंगी। इस चीज़ को आप लिख के ले लीजिए, पहली चीज़। और हो सकता है कि उस टाइम पे आपके फैमिली की या फिर कहीं ना कहीं कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि आप कहीं जॉब करना चालू कर दो। तो दोस्तों समझो यार इस सीरियस वाली चीज़ों को, क्योंकि आपके पास 1 साल भी टाइम नहीं बोल रहा हूँ, केवल 8 से 9 महीने हैं। और ये 8 से 9 महीने में आपका पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 9 महीने में आपको जो भी चीज़ें होने वाली हैं सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और हो क्या गया है, आप लोग सुस्त हो गए हो। हमारा फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद रिटर्न होगा। अरे यार, फिजिकल के टाइम में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। जब आप फिजिकल की तैयारी करोगे सुबह शाम, तो आपके पास रिटर्न की तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा क्या? इतने थके रहोगे कि आप रिटर्न की तैयारी करोगे ही नहीं। और सीधी सी बात है, लगभग लगभग 2 से 3 महीने का जो टाइम रहेगा वो केवल आप फिजिकल के लिए ले लो। उस टाइम पे आप रिटर्न की तैयारी कर ही नहीं पाओगे, और पढ़ोगे भी तो मुश्किल से 2 से 3 घंटे पढ़ पाओगे। उसके अलावा आपके पास टाइम नहीं रहेगा। सीरियस वाली चीज़ों को समझो यार दोस्तों। यार मतलब गलतियां कर रहे हो, मुझे पता है। और आप मुझसे छोटे हो, मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यार वर्दी का सवाल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस क्लास से लगभग लगभग 100 से 500 लोगों का सिलेक्शन हो। और मुझे पता है कि यहाँ पे लगभग 50 से 100 लोग मुझे बहुत सीरियस दिखते हैं, जो कि उस सच में उनको वर्दी नसीब होने वाली है और उनको वर्दी मिलेगी। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, भीड़ के हिस्से हैं। बाकी सब लोग भीड़ हो यार, तुम लोग पता है। आज देखोगे क्लास को, कल नहीं देखोगे। आज पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे। चलो यार आराम से, अभी तुम्हारे पास टाइम है। यार भीड़ बन के रह जाओगे। और सिलेक्शन पता है किसका होगा? जो भी रेगुलर रहेगा। हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सिलेक्शन उसी का होता है जो जो रेगुलर मेहनत करता है। तो आपको जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप करते जाओ। और आपको क्लास रेगुलर मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ। जैसे क्लास हो गया, एमसीक्यूज हो गया, कुछ ना कुछ आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। आप अगर आप मेरे साथ चलते बच जाओगे तो आप पेपर के होने तक आप टॉप लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। टॉप लेवल की बता रहा हूँ। आप टॉप 100 में ना, मेरे क्लास के ही देखोगे 10 से 15 लोग आ जाएंगे उस टॉप 100 में देखोगे। लेकिन जो रेगुलर रहेगा, जो रेगुलर तैयारी करेगा, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी भीड़ की बात कर नहीं रहा हूँ। आप एक दिन देखोगे, 10 दिन गायब रहोगे। दोस्तों मेहनत आपको करनी है, वर्दी आपका सपना है, पूरा आप करोगे। टाइम ज़्यादा है नहीं, 8 से 9 महीने है। और आपको मैंने भी बता दिया कि फिजिकल का जो टाइम है उस टाइम पे आप तैयारी कर नहीं पाओगे। चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन के की। किसकी गोल्डन धान की बात हो रही है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में किसकी मात्रा होती है सर्वाधिक? तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है। आगे आइए। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। जो मछली होती है उसमें सामान्यतः श्वसन कैसे होता है? मछलियां सांस कैसे लेती हैं? कैसे लेती हैं? गलफड़ों से सांस लेती हैं। कैसे गलफड़ों से सांस लेती हैं? जीर्ण या फिर वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर थैनेटोलॉजी।
जीर्ण या फिर वृद्ध होने, जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे उनकी एज बढ़ती जाती है। इस वृद्ध होने की प्रक्रिया को हम अगर कैसे मापेंगे, इसके लिए अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन को क्या बोलते हैं? इस अध्ययन को क्या बोला जाता है? जेरेंटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेरेंटोलॉजी बोला जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे और कुछ कुछ पूछूं तो बुरा मत मानना। चलिए, कीट का अध्ययन, कीट के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी। ये जो लॉजी वर्ड आपको दिख रहा है सभी में, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान, है ना। तो कीट से संबंधित जो ज्ञान होता है वो एंटोमोलॉजी के थ्रू किया जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ पक्षी का, पक्षी से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो आर्निथोलॉजी। क्या? आर्निथोलॉजी। याद कैसे करोगे? कीट, किट एंट, कीट एंट, पक्षी। अरे यार पक्षी नहीं था, आर पक्षी नहीं थे, पक्षी नहीं थे यार, पक्षी नहीं थे यार, वहां पे पक्षी नहीं थे यार, ऐसे करके पक्षी आर, ऐसे आप याद कर लीजिए, आर्निथोलॉजी, पक्षी आर, है ना। उसके बाद और आगे वंशागति के बारे में, है ना, जिसे हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक्स। तो वंशागति के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इसके अध्ययन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है। फिर पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सारी चीजें आप लिखते जाइएगा। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी बोला जाता है। इकोलॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन और इको मतलब पर्यावरण, ठीक है, इकोलॉजी। उसके बाद फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के अध्ययन को हम बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। जितने मैंने लॉजी आपको बताए हैं, सारे लॉजी, सारे अध्ययन, इनकी शाखाएं हैं, ठीक है। इन सारे अध्ययनों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। आगे आइए, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक या फिर तिलचट्टा। कौन सा जीव ऐसा है जो कि अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। और मेढक कैसा प्राणी है? उभयचर प्राणी है। कैसा प्राणी है? उभयचर प्राणी है। उभयचर मतलब ये पानी में भी रह लेगा और स्थल में भी रह लेगा, जमीन में भी रह लेगा, ठीक है। आगे आइए, उभयचर को हम क्या बोलते हैं? तो एम्फीबिया भी बोलते हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया भी बोलते हैं। एम्फीबिया, उभयचर। उसके बाद मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। जो मलेरिया रोग के लिए औषधि है या जो दवाई है उसका नाम क्या है? कुनैन। कुनैन का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? जो दवाई बनती है कुनैन, उसके लिए कहाँ से उसका निष्कर्षण किया जाता है? सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या फिर कत्था वृक्ष की छाल से। जो कुनैन दवाई बनती है वो किसकी छाल से? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। और मलेरिया के लिए मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया है, मलेरिया का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रोनाल्ड रॉस। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया होता कैसे है? कब, कौन से जीव के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। याद आ रहा है क्या सारी चीज़ें? लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात किया था। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो करता, फैलाता क्या हमारी बॉडी में? तो ये प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के थ्रू हमें ये होता है, ठीक है। वायरस वगैरह नहीं होता, प्रोटोजोआ होता है। देखिए 3 शाखाएं होती है, या तो वायरस होगा जिसे हम बोलते हैं विषाणु, या तो जीवाणु होते हैं जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, या तो प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ, ये 3 होते हैं। तो जो मेनली बीमारी होती है वो तीनों से ही होती है, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से। क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित में पाया जाता है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज। क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो आपको हरे हरे कलर का ऐसी पत्तियां दिखती हैं, उसमें क्या रहता है? उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। सी राइट आंसर। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को वातावरण के
तापक्रम से नीचे रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या फिर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम को बनाए रखते हैं। किसकी बात हो रही है? जो वार्म ब्लड वाले जीव होते हैं, वार्म ब्लड एनिमल्स, गर्म रुधिर वाले जंतु कौन से होते हैं? जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जो गर्म रुधिर वाले में हम कौन आएगा? अरे हम लोग भी आएंगे। कौन आएंगे? हम लोग आएंगे। जीव की बात हो रही है, जीव, जितने भी जीव जंतु आते हैं। जीव जंतु मीन्स स्तनपायी की बात हो रही है, जो स्तन वाले जीव हैं, जैसे कि हाथी हो गया, इंसान हो गया, शेर हो गया, ये सारे किस में आते हैं? गर्म रुधिर वाले जीव जंतु आते हैं। ये क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं अपने शरीर के तापमान को। उसके बाद आगे, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम या फिर फिनालिक्रोम। जो यूरिन का कलर होता है वो पीला क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम के कारण यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है। कोलेस्ट्रॉल है पर्णहरित का एक प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल या फिर क्रोमियम लवण। कोलेस्ट्रॉल जैसे बोलते हैं, देखिए आज के टाइम में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो वो उस एक्चुअल में होता क्या है? बताइए बताइए बताइए, क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतु वसा में हमारे फैट में उपस्थित होता है एक फैटी एल्कोहल, ये एक कोलेस्ट्रॉल होता है। होता क्या है? देखिए, ये जो एल्कोहल होता, ये जो फैट होता है वो फैट हमारे ब्लड में मिला रहता है। ठीक है, ठीक है। ये ब्लड में ऐसा मिल रहता है कि घुलता नहीं है, बस मिला रहेगा और हमारे ब्लड में कंटिन्यू ये रुका रहेगा वहीं पे। और होता क्या है कि जो हमारी जो धमनियां हैं, धमनी में क्या होता है? ब्लड बहता है, और ये घुलेगा तो है नहीं, केवल इधर से उधर जाता रहता है। तो कभी जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो ये फैट है, ये फैट की मात्रा जो ज़्यादा हो जाएगी तो होगा क्या? ये जम जाएगा, और जम जाएगा तो सीधी सी बात है, ये जो धमनियाँ होती हैं हमारी वो पतली तो होती है, और उसमें ये जम जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट तक हमारे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। कहाँ तक? हार्ट तक हमारे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? कौन सा बायोडीजल का पौधा है बताइए? गुग्गल, रोसा घास, रतनजोत या फिर जावा घास। बायोडीजल का पौधा कौन सा है जिससे कि बायोडीजल मिलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतनजोत। रतनजोत क्या बोला जाता है? तो जेट्रोफा भी बोला जाता है। क्या? जेट्रोफा। जेट्रोफा से क्या मिलता है? बायोडीजल मिलता है। याद रखना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। सारी चीज़ें, आप जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पेपर के पहले तक। जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? वैक्सीन, डीएनए की संरचना, मलेरिया निवारक औषधि या फिर पेनिसिलिन। किसकी बात हो रही है? जेम्स डी वॉटसन की बात हो रही है और फ्रांसिस क्रिक। आई थिंक ये हमने 9th या फिर 10th दोनों में से किसी एक बुक में तो पढ़ाए हैं। तो इन्होंने बताया क्या था? ऐसा बताया था, आपको याद आ रहा है क्या? ऐसा ऐसा करके एक संरचना बनी थी। ये संरचना दिया किसने था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। कौन सी संरचना थी? इसे हम बोलते हैं डीएनए की संरचना। राइट आंसर बी। उसके बाद, पुरुष जीन संगठन होता है XX, XY, X या फिर Y। पुरुष जीन संगठन की बात हो रही है। पुरुष जीन जो संगठन होता है वो क्या होता है? XY होता है। देखिए, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना? 23 जोड़ी गुणसूत्र मतलब टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 46 ठो, है ना? जोड़ी मतलब हर में 2, है ना? अब ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, आप देखेंगे कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल की बॉडी में XX ही रहेंगे। पूरे जो 23 जोड़ी हैं पूरे XX ही रहेंगे। लेकिन जो मेल होते हैं
ये 22 जोड़ी इनके में क्या होता है, एक्स एक्स रहता है, प्लस जो लास्ट जोड़ी होता है 23वां जोड़ी, 23वां, वो कैसा रहता है, एक्स वाई होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नीलहरी शैवाल, कवक, अमीबा या फिर युगलिना। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलहरी शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। उसके बाद कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोमोलॉजी या फिर मेलकोलॉजी। या तो पैरासीटामोल का ही नाम लिख दिया है लग रहा है। चलिए बताइए, कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। तो कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। पक्षी के अध्ययन को आर्निथोलॉजी, वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी और मस्तिष्क की क्रियाशीलता के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, गुणसूत्र, डीएनए, जीन या फिर केंद्रक। जो आनुवंशिकता की इकाई है उसको क्या बोला जाता है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल, सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। वैसे ही आनुवंशिकता की इकाई को क्या बोलते हैं, जैसे बॉडी हमारी सेल से बनी हुई है, सेल से जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है, वैसे आनुवंशिक की इकाई क्या होती है सबसे छोटी, उसे क्या बोलेंगे, जीन। जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैक्टेस से या फिर पके फल के लैक्टेस से। ये जो अफीम होता है वो प्राप्त कैसे किया जाता है, तो इसमें होता क्या है, एक अफीम का पौधा रहेगा, अफीम का पौधे, इसमें फल लगेंगे, मान लीजिए फल हो गया, फल को काट दिया था, जब फल को काटते हैं तो यहाँ से दूध निकलता है। ये जो दूध रहता है इस दूध को सुखा लिया जाता है, और जब दूध ये सूख जाता है तो क्या बन जाता है, अफीम बन जाता है। ठीक है, तो बिना पके हुए फल के लैक्टेस से बनता है, किसे, बिना पके फल के लैक्टेस से, कच्चा ही फल रहता है वो। ठीक है, मतलब आधा पका रहता है आधा कच्चा रहता है, आधा पका फल आप बोल सकते हो। टमाटर में लाल रंग का कारण है, कैप्सेसिन, जैंथोफिल, लाइकोपिन या फिर एंथोसाइनिन। जो टमाटर में लाल रंग होता है वो क्यों होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइकोपिन। यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, ठीक है, देख लीजिएगा, लाइकोपिन। आप याद कैसे करोगे, टमाटर, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मुझे टमाटर लाइक कर, मैं टमाटर को लाइक करता हूँ या मुझे पसंद है, मुझे टमाटर पसंद है या फिर मैं उसे लाइक करता हूँ। ठीक है, टमाटर लाइक। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन क्या होता है, एंथोसाइनिन जो सेब का लाल कलर होता है उसके लिए उसका जो रीजन रहता है वो एंथोसाइनिन होता है। टमाटर का लाल कलर होने का रीजन लाइकोपिन, जो सेब होता है उसके लाल कलर होने का रीजन क्या होता है, एंथोसाइनिन। ठीक है, याद रखना है, सेब के लाल कलर होने का रीजन क्या है, एंथोसाइनिन। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तना, बीज, जड़ या फिर फल। आलू की बात हो रही है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, बताइए बताइए बताइए, सी कर दूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, तना। तना आलू का खाने योग्य भाग होता है। तना को बोला क्या जाता है, तो इसे कंद भी बोलते हैं। अगर आपके पेपर में कंद दिख जाए तो भी वही समझना, तना या फिर कंद। ठीक है, तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, कंद या फिर तना। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की, बताइए, हम तो जा नहीं पाए लेकिन जंतु पहुंच गया। कौन सा जंतु है जो कि पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा किया था, चूहा, कुत्ता, तिलचट्टा या फिर मच्छर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कुत्ता। आपने पढ़ा होगा, कौन सी, लाइका नाम की कुतिया पहली बार कहाँ गई थी, अंतरिक्ष गई थी, लाइका नाम की कुतिया। ठीक है, कौन से अंतरिक्ष यान से, तो स्पुतनिक,
स्पुतनिक 2 के अंतरिक्ष यान से ये गई थी। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया था, बताइए। पत्ती, जड़, छाल या फिर पुष्प? कुनैन आपको याद रखना है। कुनैन किसके काम आएगा? जब मलेरिया हो जाएगा तो दवाई करने के लिए कुनैन बनाई जाती है दवाई के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनकोना पादप के छाल से ये तैयार की जाती है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है रिसिन, कैप्सेसिन, इरकोलिन या फिर कैफियॉल। जो मिर्च रहती है वो तीखी क्यों होती है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कैप्सेसिन। आप याद कैसे करोगे? किसी को मिर्च खिला दो, किसी से दुश्मनी हो तो उसे मिर्च खिला दो, फिर सोचो कैसा सीन होगा। क्या कैसा सीन होगा? वो तो बौखला जाएगा। कैसा सीन, आप ऐसे याद कर सकते हो, कैसा सीन, कैसा सीन होगा, आप ऐसे याद कर लेना, एक बार में याद हो जाएगा। कैसा, ये थोड़ा सा इसको साइलेंट कर देना पा को, उसके बाद पढ़ लेना कैप से। कैसे सीन होंगे बताइए अगर आप किसी को मिर्च खिला दोगे तो? प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या फिर कार्बोलिक अम्ल। जब हम लोग प्याज छीलते हैं तो उस टाइम पे हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं, तो क्यों? प्याज में सल्फर की मात्रा होती है। होती है। चलिए, तो प्याज क्या निष्कासित करते हैं? तो कौन सा अम्ल? सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं। क्या सल्फेनिक अम्ल प्याज निष्कासित करते हैं, इसलिए हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जॉनसन, ग्रेगर, जॉन मेंडल, F.B. मॉरिसन या फिर मॉर्गन। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता के जनक किसे बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? शुष्क पत्ती से प्राप्त होता है या शुष्क तने से, शुष्क बीज से या फिर शुष्क पुष्प कली से? देखिए लौंग होता कैसे है, आप अगर देखे होंगे तो ऐसा कुछ होता है, वो ऐसे, है ना? तो कहीं ना कहीं ये पुष्प रहता है और ये सूखा भी रहता है, आपको पता है सूखा रहता है ना? तो शुष्क पुष्प कली से ये प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद। बताइए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ था और बोला गया था कि इसमें से कौन सा खाने योग्य भाग होता है नारियल का, है ना? नारियल का खाने योग्य भाग पूछा था। नारियल का खाने योग्य भाग तो कौन सा था? भ्रूणपोष, अंदर के भाग को खाते हैं, भ्रूणपोष उसका राइट आंसर रहना चाहिए था। ठीक है, तो वैसे वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद? बताइए तना कौन सा है? सलजम जमीन के अंदर रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जड़ होता है, एक्चुअल में ये जड़ है। अदरक ये तो जड़ टाइप का दिखता है लेकिन ये जड़ है नहीं, एक्चुअल में है क्या? ये है तना। गाजर ये भी जड़ होता है, शकरकंद ये भी जड़ होता है। ठीक है, तो जब भी आप बायो पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, आप वहाँ पे क्या टेबल बना लेना कि जड़ टाइप के दिखते हैं लेकिन जड़ होते नहीं है। तो जड़ वाले चीज़ों को आप अलग से लिख लेना, ऐसे 4-5 नाम जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तने वाले जो फल होंगे या जो सब्जियां होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उनको अलग से ऐसे आप बना के लिख लेना। उसे पढ़ते रहना क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, तो हो सकता है इस बार भी पूछे। एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, स्थल और जल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। अभी हमने बताया है आपको एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है दोनों। दोनों।
तो जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जंतुओं को बोलते हैं एम्फीबिया। जैसे कि मेढक, टोड, ये दोनों आते हैं। कौन कौन आते हैं तो नाम भी लिख लेना आप। मेढक हो गया, टोड, कछुआ, कछुआ, अरे कुछुआ मैंने लिख दिया, कछुआ होगा ना, यहाँ कछुआ कर लेना। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मछली, स्तनपायी, सरीसृप या फिर उभयचर? जो व्हेल होती है वो कौन से वर्ग का प्राणी है? और मुझे पता है कि 90% लोग यहाँ पे गलत होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? आपने ए मार दिया होगा, लेकिन गलत है आपका आंसर। इसमें इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तनपायी होगा। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने या फिर हक्सले ने? विकासवाद, विकासवाद वही कि आप पहले बंदर थे, ऐसे बंदर थे आप, है ना, उसके बाद आज आप मनुष्य बन गए हो। ये जो प्रक्रिया थी आदि मानव से लेके मानव तक के पहुंचने की प्रक्रिया, ये विकासवाद होती है। हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, धीरे 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 चेंजेस आते रहते हैं, वही है विकासवाद। ये बताया किसने है? किसने बताया है? डार्विन ने बताया है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर जियोलॉजी? जियो धन धनाधन, बताइए। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा से किया जाता है? अस्थि, अस्थि और ऑस्टियोलॉजी से अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी, बताइए। जेरोंटोलॉजी मैंने अभी अभी आपको बताया है। जेरोंटोलॉजी, इससे क्या अध्ययन करेंगे? वृद्ध होने की अवस्था, लोग वृद्ध होते हैं, ठीक है, तो वृद्ध होने की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया का। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर या फिर पीसीकल्चर? मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मछली पालन। जितने भी ये कल्चर आपको दिख रहे होंगे ये पालन से रिलेटेड रहते हैं और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो सारे कल्चर और सारे लॉजी, जितने भी लॉजी और जितने भी कल्चर, सारे आपको रट्टे होने चाहिए। मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पीसीकल्चर से। सेरीकल्चर, ये रेशम पालन, रेशम जो कीट होते हैं, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। और आपको मैं थोड़ा थोड़ा और भी करा दूं, देखिए। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होगा? पुष्प एवं फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका? पुष्प एवं फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। उसके अलावा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी कहीं ना कहीं फ्लावर से जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरिकल्चर में क्या हो जाएगा? फल का अध्ययन किया जाएगा। किसका? सॉरी, फूल का, फूल या जिसे हम बोलते हैं पुष्प, पुष्प का अध्ययन किया जाएगा। विटीकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर में किसका? अंगूर का अध्ययन किया जाएगा, अंगूर का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अगर ओलेरीकल्चर बोलता तो ओलेरीकल्चर में सब्जी, पुष्प, फल, ये सारी चीजें आती हैं। ओलेरीकल्चर, सब्जी, फल, ये सब का अध्ययन किया जाता है। जितने भी मैंने आपको कल्चर बता दिए सारे कल्चर याद होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ कुछ हैं, सारी चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया हूँ मैंने। रेशम कीट के लिए सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फूल उत्पादन के लिए, उसके अलावा फ्लोरिकल्चर फूल एवं पुष्प के लिए, ये भी है। और उसके अलावा विटीकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए जो भी अध्ययन किया जाता है वो विटीकल्चर के थ्रू किया जाएगा। उसके मछली, पीसीकल्चर, ओलेरीकल्चर, सब्जी एवं फल। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन।
अभी हमने बात किया है, क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फूल, एपीकल्चर मधुमक्खी, फ्लोरिकल्चर फूल, फा से फ्लावर। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद। मतलब किसका जो स्टोरेज होता है, किसका संग्रह अंग जो है वो तना नहीं है, बताइए। जो गन्ना होता है ये क्या होता है, एक्चुअल में ये तना ही होता है। क्या होता है, ये तना होता है। अदरक, अभी तो हमने बात किया था, अदरक जड़ जैसे दिखता है बट होता क्या है, तना। आलू, आलू भी तना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं, है ना। शकरकंद, शकरकंद ये जड़ होता है। क्या होता है, शकरकंद जड़। तो राइट आंसर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुए, शहद, अंगूर। विटीकल्चर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगूर। तो दोस्तों आज हमने टोटल 33 क्वेश्चन देखे हैं और इसी के साथ आपका जो बायो वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जब हम बायो वाले थ्योरी पढ़ेंगे कुछ कुछ चीज़ें और आपको एक्स्ट्रा बताते चलूँगा। और जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको पीडीएफ, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और इसको बार बार पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में 95% चांस है कि जो मैं एमसीक्यूज में पढ़ा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। और दोस्तों हाँ देखो, आप लोग के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ लेकिन आप लोग कमेंट तक नहीं करते हो और लाइक तो छोड़ दो। दोस्तों देखो यार, आप लोग के लिए मैं पहले पीपीटी बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ जो भी चीज़ें हैं उसको टाइप करना है, पीपीटी बनाना है और सारा कुछ अकेले करता हूँ। ना तो मेरे पास एडिटर है, ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एडिटर लगा पाऊँ, है ना। तो सारा कुछ आप लोग को फ्री में मिल रहा है और इतना अच्छा कंटेंट बता रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लो। आप लोग को अगर कोई ऐसा तैयारी कराने वाला कोई मिल जाए तो बताना मुझे। तो ये सारी चीज़ें मैं अकेले कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे पढ़ना रहता है क्योंकि आपको पढ़ाना है, फिर वीडियो एडिट करना है, सारा कुछ रहता है। तो यार थोड़ा तो समझा करो, थोड़ा तो यार लाइक कमेंट कर दिया करो। उससे होता है क्या है कि आप लोग के लाइक कमेंट से मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन वो मेरे लिए मोटिवेशन रहता है कि हाँ यार लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, तो फिर मुझे अगला जो वीडियो बनाना रहता है उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। इसलिए बोल रहा हूँ। अब बाकी आपका मन